नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से मुझे सवाल आए हुए थे एंजल ब्रोकिंग के अपर सर्किट लगने के बाद। सर मेरा जो है लॉस बहुत हो रहा है, मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ था, ये ऑक्शन पेनल्टी क्या होता है, ये डिफॉल्ट क्लाइंट क्या होता है, क्या मैं ब्रोकर का लॉस अमाउंट है वो पे ना करूं तो क्या मेरे पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो जो है देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहले डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स क्या होते हैं वो जान लो, उसके बाद जो भी है प्रोसीजर मैं बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मेनली अवार्ड अमाउंट समझना है, मेंबर समझना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं वो समझना है, आईजीआरपी समझना है। जो मेन मेन टर्म है मैं समझा दे रहा हूँ। डिफॉल्ट क्लाइंट्स क्या होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लाइंट में भी आइडेंटिफाइड एज ए डिफॉल्टर साबित हो सकता है इफ द क्लाइंट डज नॉट पे द अवार्ड अमाउंट। अवार्ड अमाउंट मतलब ये मत समझना किसी ने आपको जो है पैसे गिफ्ट किए हैं और वो मांग रहा है। गिफ्ट वाले पैसे में जो है कोई कमिटमेंट नहीं होता कि आपको लौटाना है या नहीं लौटाना है। तो अवार्ड अमाउंट का मतलब मैं समझाने वाला हूं टू द मेंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मेंबर मतलब जो सेबी से रजिस्टर्ड है कैपिटल मार्केट में बिजनेस करने के लिए, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो कोई हो, तो मेनली ब्रोकर होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है आपको डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जो इमीडिएटली मतलब बीच का काम करता है, तो ब्रोकर ही होता है वो। तो मेनली ब्रोकर से जो आप पैसे लेते हो और उसको लॉस करते हो और उसको लौटाते नहीं हो तो आप डिफॉल्ट कहलाओगे। कैसे कहलाओगे बताऊंगा उसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने मान लो कोई डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, ब्रोकर आपसे पैसे मांग रहा है, आपने पैसे पे नहीं किए, ब्रोकर क्या करेगा वो जो है, या फिर आपको लग रहा है कि ब्रोकर ने जो है गलत जो है पैसे चार्ज कर लिए, तो आपने क्या किया, उसको कंप्लेन किया सेबी में या एक्सचेंज में, कहीं भी कर सकते हो। तो आपने कंप्लेन किया, वहां पे एक लॉयर आता है, वो आपके केस को देखेगा, ब्रोकर के केस को देखेगा, आपको देखेगा गलती किसकी थी। अगर आपकी गलती थी तो वो जो है ऑर्डर आपके अगेंस्ट करेगा कि आपको ये अमाउंट पे करना होगा। ऑर्डर इशू करने के बाद आपको वो एक टाइम फ्रेम देगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो ऑर्डर दिया है, जो भी आपका सेबी का कोर्ट हो गया या फिर एनएससी का कोर्ट हो गया, अगर उसको आपको लगता है कि उसने गलत ऑर्डर दिया है तो आप जो है विद इन द टाइम लाइन प्रिस्क्राइब बाय सेबी और फाइल बाय एप्लीकेशन कोर्ट, आप जो है उसको नेक्स्ट कोर्ट मतलब जो भी कोर्ट हो गया, लास्ट कोर्ट है वो, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। मैंने जो है एक इन्वेस्टर का केस फॉरवर्ड किया हुआ था सेबी में, तो वो हार गया। उसकी गलती क्या थी, उसने जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल कर दिया था मारुति सुजुकी का किसी ब्रोकर के साथ और उसका कम से कम 2.5 लाख या 3 लाख का लॉस था। तो मैंने कंप्लेन किया, तो लेकिन गलती उसकी थी, पासवर्ड उसके पास था, उसने शॉर्ट सेल किया था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बाय करे, ये ब्रोकर की जिम्मेदारी नहीं कि आपके बिहाफ में वो बाय करे। तो वो केस वो हार गया। तो ये समझ गए डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स क्या होता है। जो भी आपने मार्जिन अमाउंट लिया है या लोन अमाउंट लिया है ब्रोकर से, उसको आप पे नहीं करते हो तो ब्रोकर जो है लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार है। वो चाहे फर्स्ट सेबी कंप्लेन से होता है, सेबी आपके खिलाफ ऑर्डर किया, आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाओ, वो भी आपके खिलाफ ऑर्डर किया तो आप हाई कोर्ट में जाओ और सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जहां भी जा सकते हो आप जाओ, अगर आपको लगता है ये गलत है तो। समझ गए डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स क्या होता है। मेनली जैसे मैं पढ़ता हूँ, आपको लगता है कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी आपका पैराग्राफ था मैंने देखा, यहाँ पे अवार्ड अमाउंट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अवार्ड अमाउंट ये क्यों लिखा हुआ है, सिंपल टर्म भी लिख सकता है। तो अवार्ड अमाउंट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अवार्ड अमाउंट का मतलब है यहाँ पे फेडरल ग्रांट्स एंड स्टेट ग्रांट्स। तो यहाँ पे फेडरल और स्टेट जो है यूएस का बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो एजुकेशन लोन के लिए ग्रांट्स देती है। अब ग्रांट्स का मतलब समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मेन ग्रांट्स में जो है पूरा सब कुछ छुपा हुआ है। ग्रांट्स मतलब होता है टू ऑफिशियली गिव somebody what he or she has asked for। तो आप क्या करते हो, ब्रोकर से मांगते हो, क्या मांगते हो, मार्जिन। सर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, आप मुझे 5 लाख रुपीज जो ट्रेडिंग करने के लिए, ये हो गया मार्जिन। आप ब्रोकर से क्या मांगते हो, आपने स्टॉक प्लेस किया, ब्रोकर से क्या मांगते हो, मार्जिन। तो जब आप मार्जिन मांगते हो, पैसे मांगते हो ब्रोकर से, तो उसको जो है आप अवार्ड अमाउंट नहीं कह सकते। अवार्ड अमाउंट तो है लेकिन इसका टर्म अलग है। वो आपको ब्रोकर जो है गिफ्ट नहीं दे रहा कि आपकी मर्जी है तो लौटाओ, आपकी मर्जी है तो नहीं लौटाओ। यहाँ पे लिखा हुआ आधिकारिक तौर पे जो भी पैसे दिए गए हैं आपको, आप जो है उस पैसे के लॉ के अंडर आते हो कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इतना लॉस हुआ तो आपका पोर्टफोलियो का क्या होगा, पोर्टफोलियो सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो सब कुछ आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट करके जो है आप जो है वो लेते हो पैसे। ठीक है, ग्रांट्स का मतलब समझ गए। ग्रांट्स मेनली ग्रांट्स आपको अवार्ड अमाउंट का मतलब समझ गए कि आधिकारिक तौर पे आप किसी से पैसे लेते हो उधार के लिए, तो उस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट, अवार्ड अमाउंट्स का मतलब समझ गए आप। इसके बाद जो है दूसरा आता है मेंबर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं।
मेंबर मैंने बता दिया जो सेबी से रजिस्टर्ड है कैपिटल मार्केट में बिजनेस करने के लिए, चाहे वो जीरोधा हो, जीरोधा सेबी से रजिस्टर्ड है, अपस्टॉक्स हो, अपस्टॉक सेबी से रजिस्टर्ड है, एंजल ब्रोकिंग हो, एंजल ब्रोकिंग सेबी से रजिस्टर्ड है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, वो भी सेबी से रजिस्टर्ड है। तो उसके थ्रू आप कुछ भी लेते हो तो उसके लॉ के अंडर जो है, उसके इंटरेस्ट के अंदर जो है, जो भी होता है उसको आपको आना पड़ेगा। करेक्ट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, आपको पता है इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल फिलहाल अभी, जहां पे आप कुछ भी बाई करते हो तो T+2 डेज के बाद वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। चाहे जीरोधा से बाई करते हो तो सीडीएसएल में आएगा, एचडीएफसी सिक्योरिटी से बाई करते हो तो एनएसडीएल में जाएगा। जो भी ब्रोकर है वो एक डिपॉजिटरी से उसको लिंक करना जरूरी है अपने आप को। तो जीरोधा सीडीएसएल से लिंक है, एचडीएफसी सिक्योरिटी जो है वो एनएसडीएल से लिंक है। तो एजेंट, कोई भी एजेंट, मान लो आपने बाई किया शेयर्स, किसके थ्रू बाई करते हो, जीरोधा के थ्रू। जीरोधा क्या करता है, आपके शेयर्स को लेता है और डीमेट अकाउंट में डाल देता है, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आपके और डीमेट अकाउंट के बीच में जो तीसरा बंदा है या तीसरा मीडियम जो है उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो मेनली जो ब्रोकर होते हैं उनका नाम होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग। तो आप ये भी समझ गए मेंबर मतलब क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या होता है, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले आते हैं आईजीआरपी आर्बिट्रेशन क्या होता है, मेनली जो आपको समझना है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिडक्शन पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या करता है कि आपका कोई भी कंप्लेन हो, आप ब्रोकर इतना बड़ा है, आप इतने छोटे हो, तो आप ब्रोकर के खिलाफ जो है बड़े कोर्ट में जाके बड़े लॉयर को हायर नहीं कर सकते। तो उससे भी क्या करती है आईजीआरपी आपके लिए बनाया गया है कि आपको कुछ भी कंप्लेन हो तो पहले आप जो है सेबी कोर्ट में आओ, एनएससी कोर्ट में आओ, बीएससी कोर्ट में आओ। तो आपको लगता है कि जीरोधा ने फ्रॉड किया आपके साथ, अपस्टॉक्स ने फ्रॉड किया है, कोई थर्ड पार्टी जो है आपके साथ फ्रॉड किया है, कि मान लो आपको कुछ प्रॉमिस किया, आपको नहीं दिया, पैसे लॉस हो गए, तो उसका कंप्लेन आप कहां करोगे, तो उसका कंप्लेन या तो एनएससी पे होगा, कोई भी ब्रोकर का कंप्लेन एनएससी या बीएससी पे कर सकते हो। अगर मान लो कहीं से फ्रॉड हुआ है आपका, चाहे कुछ भी फ्रॉड हुआ, मैं आपको बिट्रेड करता हूं, मैं आपको जो है हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन देता हूं और आपके पैसे को मैं लूज करवाता हूं, तो आप जो है मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। कहां करना है, सेबी स्कोर्स में। अगर आपको सेबी स्कोर्स का फॉर्म फिल करने नहीं आता, अगर आपको उसका पूरा लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कंप्लेन लिखना नहीं आता, तो आप यहाँ पे जो है कंप्लेन कर सकते हो। 1800-266-7575, ये नंबर नोट डाउन कर लो, लाइफ में काम आएगा। किसी भी ब्रोकर, किसी भी एडवाइजर के खिलाफ आपको कंप्लेन करना लगता है कि हाँ बिट्रेड किया हुआ है, धोखा किया आपने, तो आप कर सकते हो। 1800-227575, ये दोनों नंबर जो है कर लो। मैंने कॉल किया हुआ था किसी के रिगार्डिंग, उठा लेते हैं, वो उठा के जो भी आपका कंप्लेन है वो आपका कंप्लेन ले लेंगे। बस डॉक्यूमेंट तैयार रखना। एनएससी और बीएससी पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। सेबी स्कोर समझ गए, कंप्लेन के लिए है ये आपका। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, एनी वे टू डिसॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द जुडिशियरी कोर्ट। मतलब मान लो मेरा और जीरोधा के बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैंने जीरोधा वाले को मेल किया, जीरोधा वाले को लग रहा है कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से जो है मूर्ति का इतना लॉस हुआ है। अगर वो मुझे पे कर देता है तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। या कोर्ट में केस गया लेकिन आप बाहर सेटलमेंट कर लिए, मैंने मान लो कंप्लेन कर दिया सेबी में कंप्लेन किया, सेबी ने जीरोधा वाले को मेल फॉरवर्ड किया कि इसका कंप्लेन है, इस इन्वेस्टर का कंप्लेन आया हुआ है, आपको 30 डेज के अंदर जो रिजॉल्व करके मुझे दो, या फिर इसके रिगार्डिंग जो अपडेट आता है मुझे दो। अगर नहीं देते हो तो मैं आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ। तो मान लो जीरोधा वाले को लग रहा है कि हाँ ये मेरी गलती है और मैंने कंप्लेन सेबी को किया हुआ है, सेबी का कोर्ट में है वो, लेकिन जीरोधा वाले ने मुझे सेटलमेंट कर लिया बाहर, तो वो सेबी को बोल देगा कि मैंने जो सेटलमेंट कर दिया है, अब इस इन्वेस्टर को कोई इशू नहीं है, तो ये काम जो है खत्म हो जाएगा। सेबी फिर मुझे मेल करेगी कि आपका ऐसा ऐसा जो है जीरोधा वाले मेल किए हैं कि आपका सेटलमेंट हो गया है और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां पे जो है मैं उसको रिप्लाई बैक नहीं करूंगा, तो वो समझ जाएंगे कि सेटलमेंट हो गया है। तो आर्बिट्रेशन मतलब होता है जो भी सेटलमेंट बाहर से होता है, कोर्ट के थ्रू नहीं होता, बाहर से होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ये भी कॉन्सेप्ट आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आते हैं तीसरे वाले में, स्टॉक मार्केट मैकेनिज्म। ये आप समझ लो, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर में सभी आते हैं, रिटेल वाले हो गए, एचएनआई हो गया, डीआईआईज हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज हो गए, ईटीसी, जो भी हैं, जो भी स्टॉक बाय सेल करते हैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट में, उनको बोलते हैं, फिर कुछ भी बाय सेल करते हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। ब्रोकर मतलब हो गया जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसको बोलते हैं ब्रोकर। एक्सचेंज मतलब पता है इंडिया में दो मेजरली एक्सचेंज है जहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। तो आप डायरेक्टली, कोई भी पूछना सर जी क्या मैं इन्वेस्टर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है एनएससी बीएससी पे? नहीं, आपको जाना किसके थ्रू होगा, ब्रोकर के थ्रू। तो आप क्या करते हो, रिटेल, मान लो मैं हूं रिटेलर हूं, तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, किसके थ्रू प्लेस करूंगा, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कौन है, कोई सा भी हो सकता है, मेरा आईएफएल हो सकता है, जीरोधा हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकता है। तो मान लो मैंने जीरोधा के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, बाय और सेल ऑर्डर, वो मेरी मर्जी है, करेक्ट। मेरे जैसे 30 लाख 40 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जीरोधा के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, बाइंग और सेलिंग का। जीरोधा क्या करेगा, सेंड ऑल बाय ऑन सेल ऑर्डर टू एक्सचेंज फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब वो जो आपसे ऑर्डर लिया हुआ है वो भेजेगा एक्सचेंज को,
कौन से एक्सचेंज को? मान लो आपने BSE पे ऑर्डर प्लेस किया है तो वो भेज देगा BSE को, आपने प्लेस किया NSE पे तो वो भेज देगा NSE पे। और एक्सचेंज क्या करता है, आपने मान लो 100 क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर प्लेस किया, कोई 100 क्वांटिटी का सेलिंग ऑर्डर दे रहा है, तो उस दोनों ऑर्डर को मैच करेगा, सेलर का जो है स्टॉक्स आपके पास आ जाएगा और आपका पैसा जो है सेलर के पास चला जाएगा। एक्सचेंज का काम ये है कि ऑर्डर मैच करे, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे, समझ गए? तो ऑर्डर मैचिंग का काम और ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम जो है एक्सचेंज करता है, ब्रोकर नहीं करता। ब्रोकर बस क्या करता है, आपके ऑर्डर को लेके एक्सचेंज को सेंड कर देगा। करेक्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आप एक्सचेंज में ऑर्डर फिलहाल अभी प्लेस नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही आना पड़ेगा। ब्रोकर थोड़ा चार्ज लेता है, ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो बस लेता है आपके ऑर्डर को एक्सचेंज में सेंड करने के लिए। अब आता है तीसरा पॉइंट जो मेन है। मान लो कोई बायर है, उसने स्टॉक बाय किया और कोई सेलर है, उसने स्टॉक सेल किया, तो एक्सचेंज पे तो आपका ऑर्डर मैच हो गया, 100 क्वांटिटी बाय किया, 100 क्वांटिटी सेल किया। अब जो है ये किसका काम है कि जो आपने 100 क्वांटिटी बाय किया हुआ है वो आपके डीमेट में आए और सेलर ने जो 100 क्वांटिटी सेल किया हुआ है उसका पैसा जो है उसके फंड्स में आए। ये किसका काम है? तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में काम करता है। एक्सचेंज इधर हो गया, ब्रोकर इधर हो गया, ये बीच में काम करता है। तो मान लो किसी ब्रोकर के थ्रू आपने 100 क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर प्लेस किया, दूसरे ब्रोकर के थ्रू आपने वो ऑर्डर मैच हुआ एक्सचेंज में, 100 क्वांटिटी सेलिंग का जो है आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो ये किसका काम है कि आपका 100 क्वांटिटी जो है T+2 वर्किंग डेज के बाद आपके डीमेट में आ जाए, क्योंकि आपने बाई किया हुआ है, और जो आपका फंड्स है, जो आपका पैसा है, वो आपका फंड से डायरेक्ट होके सेलर के फंड्स में आ जाए T+2 डेज में विड्रॉ करने के लिए। ये काम करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, समझ रहे हो? तो इंडिया में तो बहुत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, लेकिन मेजरली दो हैं, MCX भी है, NSE का भी और BSE का भी है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम समझ गए, एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में जो है यही काम करता है। जो भी सेटलमेंट करता है वो इसके थ्रू ही होता है, और ये नहीं होता तो सेटलमेंट होता ही नहीं। डिफॉल्ट होते क्लाइंट बोलते हैं मैं पे करूंगा ही नहीं। जो मार्जिन मेंटेन करने के लिए बोलता है, जो ब्रोकर से मार्जिन लेता है सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड के लिए, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही लेते हैं। इसके रिगार्डिंग जब मैं कोर्सेज बनाऊंगा तो समझा दूंगा। सेल्फ ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो ये सब जो भी टॉपिक है वो वास्ट में कवर हो जाएंगे जो भी मैं कोर्स बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें, समझ गए? स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, ब्रोकर है, एक्सचेंज है, बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। आप ऑर्डर प्लेस करते हो ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर जो है एक्सचेंज में ऑर्डर भेजता है, एक्सचेंज में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मैच होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो भी पैसे का सेटलमेंट और स्टॉक का सेटलमेंट होता है वो करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब दोस्तों देख लें डिफॉल्ट कैसे हो सकते हैं आप, क्या आपका पैसा है उससे ज्यादा आप लॉस कर सकते हैं, वो दिखा देता हूं मैं आपको। मुझे बहुत क्वेरी आए थे इसलिए मैं सोचा वीडियो ही बना दूं। मैं मान लो मैं इन्वेस्टर हूं कृष्णा नाम से, मैं खुद ही इन्वेस्टर हूं। मेरे पास खुद का फंड जो है 1 लाख रुपीज ही है, मेरे फंड्स में जो है ओनली 1 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। ब्रोकर ने क्या बोला कि एंजल ब्रोकिंग, मैं कोई भी स्टॉक सेल कर रहा हूं, कोई भी स्टॉक सेल कर रहा हूं जिसमें अभी फिलहाल के अनुसार 9 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है। तो मान लो मैंने 9 लाख रुपीज का जो है ब्रोकर से लोन ले लिया एज ए मार्जिन अमाउंट, तो मेरे पास 10 लाख हो गई। मान लो कोई स्टॉक जो है 500 रुपीज पे ट्रेडिंग डे, मतलब जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं उसको बोलते हैं टी डे, तो मैंने 500 के रेट के हिसाब से मैंने शॉर्ट सेल किया। कितना क्वांटिटी? 10 लाख का 2000 क्वांटिटी, 2000 इंटू 500 करोगे तो 10 लाख रुपीज होता है। लेकिन मेरे पास कितने पैसे हैं? ओनली 1 लाख रुपीज है। मान लो नेक्स्ट डे क्या हुआ, अपर सर्किट चला गया, स्टॉक जो है 20% अपर सर्किट में जा रहा है। तो मान लो नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्टॉक खुला ही बहुत ही मोमेंटम में था, 500 मैंने शॉर्ट सेल किया था, उस दिन भी अपर सर्किट में है। मान लो 500 ऊपर का प्राइस ही है, एग्जांपल लेता हूं, 500 ऊपर का प्राइस ही है, वो अपर सर्किट में है। नेक्स्ट डे स्टॉक खुला, वो ऊपर सर्किट अपर सर्किट में है। अपर सर्किट मतलब कोई सेलर नहीं है, बाइंग नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन ही शॉर्ट सेल कर दिया, स्टॉक चला गया अपर सर्किट में, सेलर है नहीं, मैं बाइंग नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो डिफॉल्ट हो गया। दूसरे दिन जो है वो भी चला गया आपका 600, 20% 500 कितना होता है? 600 रुपीज। तो अगले दिन ट्रेडिंग प्लस 1 डे बोलते हैं इसको चला गया 600, कोई सेलर नहीं है, मैं स्टॉक बाय नहीं कर पाया। T+1 डेज में आप स्टॉक बाय करोगे तो भी फायदा नहीं है, आप ऑक्शन हो गया मतलब हो गया। नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग प्लस 2 डे, यहां पे भी स्टॉक चला गया अपर सर्किट में, 600 का 20% 720 हो गया, मतलब यहां भी जो है कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, कोई स्टॉक जो है आपका बाय नहीं होगा। ऑक्शन कब होता है? ऑक्शन होता है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज में, मतलब आपने ट्रेड किया आज, उसके अगले दिन ट्रेडिंग प्लस 1 डे, उसके अगले दिन ट्रेडिंग प्लस 2 डे। तो मान लो 720 है, 720 पे कोई सेलर नहीं है, तो एक्सचेंज का रूल क्या है कि जो भी T+2 डेज में अपर सर्किट होगा, इससे 20% एक्स्ट्रा जो है कैश सेटलमेंट होगा। मतलब जो बायर है उसको तो स्टॉक नहीं मिलने वाला, लेकिन T+3 वर्किंग डेज में उसको जो है 860 के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि T+2 डेज में 720 के का अपर सर्किट है, कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, तो एक्सचेंज को जो है सेटलमेंट करना पड़ेगा 720 से 20% एक्स्ट्रा। तो आपका जो है 860 पे जो है, एग्जांपल लेता हूं मैं, 860 पे जो है एक्सचेंज
जो है कैश सेटलमेंट करेगा, बाई नहीं करेगा, कैश सेटलमेंट, सॉरी यहाँ मैंने बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है कैश सेटलमेंट बायर को। तो यहाँ पे 20% एबव T2 में 720 है, इसका 20% एबव जो होगा वो आपको सेटलमेंट होने वाला है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास कितने फंड थे, 1 लाख रुपीज, लॉस इक्वल टू बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बाई कितने पे किया आपने, एक्सचेंज ने आपके भी आपने बाई कितने पे किया 860 पे, आपने सेल कितने पे किया हुआ था 500 पे, तो आपका लॉस कितना हुआ -360 रुपीज पर शेयर। समझ गए, सेल कर दिया था आपने 500 पे, बाई किया आपने 800 पे, सेल कर रहे हो आप 500 पे, तो 350 360 रुपीज का लॉस होगा। आपके पास टोटल लॉस कितना हुआ, कितना आपने क्वांटिटी सेल किया हुआ था 2000 क्वांटिटी, 360 रुपीज का लॉस हो रहा है इंटू 360 रुपीज पर शेयर, तो आपका लॉस टोटल कितना हो रहा है 7,20,000 रुपीज। ऑलमोस्ट आप 75% जो है लॉस कर रहे हो अपने कैपिटल पे। इन वर्स्ट केस मान लो आपने गलत डायरेक्शन में बेट कर दिया तो, लेकिन यहाँ पे देखो आपका पैसा कितना था, ओनली 1 लाख रुपीज था, आपने 9 लाख का लोन लिया हुआ था, लॉस हुआ आपका 7,20,000 रुपीज का, तो ब्रोकर का लॉस कितना हुआ 7,20,000 रुपीज का लॉस हुआ टोटल। आपका पैसा था सिर्फ 1 लाख रुपीज, तो 6,20,000 रुपीज का लॉस किसका हुआ, ब्रोकर का। सर क्या मैं ये पैसे नहीं दूं तो चलेगा, मेरे फंड्स में माइनस जो है 6,20,000 रुपीज दिख रहे हैं, क्या मैं नहीं दूं तो चलेगा, मैं बता दूंगा चलेगा, नहीं चलेगा, क्या चलेगा, समझ गए, थोड़ा टाइम वेट कर लें, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, आप जो सेबी को बोल रहे हो मार्जिन कम कर रहा है सेबी, तो जो है बहुत ही रिस्क है आपके लिए, मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा हिस्ट्री, आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन कम कर रहा है मतलब लॉस आपका कम होगा। यहाँ पे मान लो 9 टाइम्स का मार्जिन है, और मान लो सेबी जो है मार्जिन ब्लॉक नहीं करता, यहाँ पे आपको 20 टाइम्स का मार्जिन मिलता, तो आपका लॉस कितने का होता, 12,40,000 रुपए का, सीधा डबल। मान लो आपको आस्था ट्रेड पहले 40 टाइम्स का मार्जिन दे रही थी, और 40 टाइम्स का मार्जिन वो देती है आस्था ट्रेड, तो आपका लॉस कितना होता है 25 लाख का। आपका ओनली इन्वेस्टमेंट कितना का है 1 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपीज कौन पे करेगा, आप। कैसे पे करोगे मैं बताऊंगा, कैसे पे करोगे आप, नहीं पे करोगे तो क्या होने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूं, समझ गए। अब मान लो सेबी जो है आपको 4 इक्विटी में मिल जाएगा, आप F&O में छोड़ दो, बहुत अच्छी कर रही है सेबी, F&O में आपको 1 रुपए का मार्जिन नहीं मिलेगा, पूरे पैसे आप पे करो और ट्रेड करो, तो वहां पे तो किस्सा ही खत्म आपका, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा अपने अमाउंट पे होगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देख लो ओन फंड जो है आपको इक्विटी में मिलेगा 3-5 टाइम्स का मार्जिन मिल जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, 3 to 5 टाइम्स का मैं बताऊंगा कैसे मिलता है। वहां पे आपको मैक्सिमम जो वोलेटाइल स्टॉक होता है उसमें आपको इनिशियल मार्जिन 30% तक मैक्सिमम रखना होगा, तो मान लो 30% भी रखते हो तो 1 लाख और 1 लाख रुपए हैं आपके, तो आप जो है 3 टाइम्स जो है मार्जिन ले सकते हो, करेक्ट। इनिशियल अमाउंट उसको रखना होता है, पीक मार्जिन पेनल्टी मतलब जो भी उसका इनिशियल अमाउंट है वो आपको रखना पड़ेगा, तो 30% है तो 3 टाइम्स मिल जाएगा मार्जिन आपको, उसकी आप चिंता मत करें। स्टॉक में मार्जिन मिलने वाला है, तो मान लो आपको 4 टाइम्स का भी मार्जिन मिला इस स्टॉक में, तो आपका कितना का लॉस होता है मुश्किल से, तो यहाँ पे आपको 9 लाख का मार्जिन मिल रहा है, 9 टाइम्स का मिल रहा है, और मान लो यहाँ पे आपको 4 टाइम्स का ही मिलता है, मतलब 4 लाख रुपीज का ही आप जो है यहाँ पे स्टॉक बाय कर पाते, तो आपका लॉस होता है ऑलमोस्ट जो है 2.5 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज का, तो वो चलेबल, वो जो है ठीक ठाक था, आप पे कर सकते थे। तो जितना कम मार्जिन उतना आपको लॉस। सेबी को कंप्लेन गया होगा इसके रिगार्डिंग, समझ गए। ऐसे सेबी जो है कोई फॉर्मूला वो नहीं बनाती, तो सेबी जो भी करती है आपके लिए करती है, उसके आपके भलाई के लिए करती है। तो जिनका दिक्कत हो रहा है, जिनको अर्निंग्स कम हो जाएंगी, जिनको लग रहा था कि मतलब इन्वेस्टर को मैं कुछ भी बोल के दे दूं, मार्जिन में पैसा बन गया तो कमीशन ले लूंगा, इन्वेस्टर खत्म हो गया तो फोन उठाना बंद कर दूंगा, उनको दिक्कत हो रही है। तो सेबी हमेशा जो है इन्वेस्टर के लिए सोचती है, इन्वेस्टर के लिए ही सोचती है, करेक्ट। तो ये कंडीशन आप समझ गए। और लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट, आप डिफॉल्ट होते हैं तो क्या क्या आपका एक्शन हो सकता है। स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल एक्शंस, आपके पैन कार्ड ब्लॉक कर दी जाएंगे, और आपने बहुत बड़ा लॉस किया हुआ है तो मेनली आपको जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी एक्टिविटी करते हो उस पर आपको जो है क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, होता है ये, सेबी कर सकती है। स्टॉप यू टू ट्रेड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, आपको जो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है पहले बोलेगा ये भी जो भी आपका डिफॉल्ट अमाउंट है वो पे करो, उससे पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके और आपके फैमिली को सबको ब्लॉक कर देगा, ये भी हो सकता है। यूज इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन योर डिफॉल्ट अमाउंट, जो भी डिफॉल्ट अमाउंट है आपका बताऊंगा मैं, आप उस पर जो है आपको यूज डिफॉल्ट पेनल्टी जो है पे करना पड़ सकता है। वर्स्ट कंडीशन यू विल फेस सम लीगल एक्शंस, और आपने पे नहीं किया, टाइम फ्रेम देते ही नोटिस आप भेज रहे हैं, नोटिस भेज रही है, आप उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट आपको लग रहा है, जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो है ब्रोकर जो है लीगल एक्शन ले सकती है, आपको कोर्ट में घींच सकती है वो, तो वहां पे भी हार जाओगे आप। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखना। लॉस किया है मतलब आपने गलती की है, आपको ग्रीड था, ग्रीड पे आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, एक्स्ट्रा मार्जिन पे आपका एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी पे करो, और नहीं पे करते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार रहना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो नोट्स मैंने बनाया हुआ था ये। अब मैं बताता हूँ कि आपको देखना कैसे है डिफॉल्ट क्लाइंट, और डिफॉल्ट क्लाइंट में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल को, आपको जाना है NSE India.com पे, NSE India.com पे खोलोगे,
ओपन कर लेना है इसको। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे रेगुलेशंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स का ऑप्शन आ रहा है एक्सचेंज के नीचे, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड डिफॉल्टिंग क्लाइंट डाटाबेस है, इस पे आप क्लिक कर देना। ये आपका डाउनलोड हो गया है। उसके नाम के साथ में पैन नंबर भी आप देख लेना। मैं पैन नंबर डिलीट करके फिर से वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये जो है पब्लिक है, आप दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी साइड के लिए मैं जो है पैन नंबर डिलीट कर देता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। मैं ओपन करता हूँ इसको। दोस्तों यहाँ पे मैंने पैन नंबर डिलीट कर दिया है, नियम के आगे पैन नंबर था वो डिलीट कर दिया है। यहाँ पे देखो देवेश किस ब्रोकर के साथ डिफॉल्ट हुआ है, उसका नाम है। आर्बिट्रेशन नंबर ये है, जो भी कंप्लेन फाइल हुआ था कोर्ट में उसका नंबर ये है। डेट ऑफ ऑर्डर जो है यहाँ पे आपको जो भी डेट ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे लिखा हुआ है, 18/8 को जो है डेट ऑफ ऑर्डर आया हुआ था। अबाउट डिटेल से कंस्टेंट्स डायरेक्टेड टू पे इतना अमाउंट, तो जो भी आपका अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा एक्सचेंज एनएससी जहाँ पे आप डिफॉल्ट हुए हो, तो इतना अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा ब्रोकर को। और आप नहीं पे करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो है आपका कितना का डिफॉल्ट हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 तक, ऑलमोस्ट 30 लाख का जो है इनका जो है लॉस है, जो अमाउंट इन्होंने पे नहीं किया है। इस पे क्या बोला गया है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ये ऑर्डर कब का आया हुआ था, 2010 का। अगर अभी तक जो है इन्होंने पे नहीं किया तभी जो है इनका डिफॉल्ट में नाम है। तो 2010 में मान लो इन्होंने 30 लाख का जो है कुछ भी हुआ होगा 2010 में, तो आपको मार्जिन ऐसे अंधाधुन मिलता था, आपने मार्जिन लिया होगा, अचानक से मार्केट कहीं चला गया होगा तो आपको लॉस हुआ होगा, तो वहां पे रोक भी नहीं सकते। अचानक से मार्केट किसी डायरेक्शन में गया तो रोक नहीं सकते आप। तो यहाँ पे 30 लाख का लॉस हुआ है। इंटरेस्ट जो है इनको 12% पर एनम पे करना है। तो मान लो मैं 6 साल में 12% पे होता है 72 डिवाइड बाई 12, 6 ईयर्स में पैसे डबल। अगर मैं मान के चलूँ कि 6 साल में इनका जो है जो भी इनको अमाउंट पे करना है वो डबल हो रहा है, तो अभी 6 साल में 2010 से लेकर 16 कितना हुआ, 30 लाख का 60 लाख, और फिर 16 से लेकर 21-22 आने वाला है, तो मतलब 60 लाख का 1.2 CR। तो अभी तक इन्होंने पे नहीं किया होगा तो इनको जो है 1.2 CR अभी पे करना होगा। ब्रोकर देख रहा है जब तक जो है, क्योंकि ऑर्डर आ गया है, इन्होंने कंप्लेन नहीं किया होगा हायर कोर्ट में, इनको पे करना है। ब्रोकर कब करे कब एक्शन ले वो जो है ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, कब वो उनको ऊपर लेके जाए। और ऊपर लेके जाएंगे वहाँ केस हारेंगे तो इनको जो भी है आपका जो भी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1.2 CR के आसपास। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो भी आपका अमाउंट है उस पर सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट बना है दोनों को ऐड हो जाएगा, और आप पे नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर जो है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल दोनों जो है वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। उसके ऊपर फिर से आपको 12% इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ पे जो है फिर से 12% के हिसाब से 10% के हिसाब से जो भी है 14 लाख का लॉस है, 13 लाख का लॉस है यहाँ पे। तो आप डिफॉल्ट के ऐसा मत समझना सारे का एफ एंडो में लॉस है। करेंसी मार्केट में है, करेंसी मार्केट में कम लॉस है, एफ एंडो में जो ज़्यादा लॉस है। सारे एफ एंडो में तो यही आया होगा कंप्लेन का सेबी को कि ये फ्रॉड हो रहे हैं, इतना जो है ब्रोकर ऑटोमेटिक मार्जिन दे रहा है, लॉस हो रहा है और मांग रहा है पैसे मेरे से। तो सेबी देखते हुए जो मार्जिन हटाई दी, अब अपने पैसे पे ट्रेड करो। कोटक सिक्योरिटीज़ का भी है यहाँ पे, आप सबका देख सकते हो, मोतीलाल का है, रिलायंस का है, सबका जो भी डिफॉल्ट है आपको 12%, 18% जो भी है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये मत समझना कि आपने जो पैसे ब्रोकर से लिए हैं मैं पे नहीं करूँगा। एक्शन क्या होने वाला है अभी तक देख रही है, एक्शन लीगल हो सकता है। और मान लो कोर्ट में जाता है केस, ये वाला 30 लाख वाला, कोर्ट ऑर्डर देती है कि आपको पे करना पड़ेगा 12% के हिसाब से, तो कुछ भी हो सकता है। आपके जितने एसेट है वो भी बिक सकते हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है जो है सो पहले ही सेटलमेंट कर दो, क्योंकि गलती आपकी है। ऐसा आप नहीं बोल सकते ब्रोकर ने मार्जिन क्यों दिया, आपने मार्जिन क्यों लिया, तो आपने जो लिया है सो आपकी गलती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाकर ब्रोकर ने मार्जिन क्यों दिया, कोर्ट पूछेगा आपने मार्जिन क्यों लिया, क्यों यूटिलाइज किया। और प्रॉफिट हो रहा था तो ब्रोकर तो मांगने नहीं आ रहा था आपसे प्रॉफिट, कि आपने 30x का मार्जिन लिया है, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% प्रॉफिट हुआ तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा दो। ब्रोकर तो कभी मांगने नहीं आया, लेकिन जो लॉस हुआ वो ब्रोकर का लॉस हुआ वो तो पे करोगे आप। तो वो जो है वो ध्यान रखना। ट्रेडिंग करते हो मार्जिन ट्रेडिंग में तो कुछ भी हो सकता है, इनवर्स केस में बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना, इसमें टाइम लगता है आपको, ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहेंगे, नोटिस पे नोटिस आता रहेगा, लेकिन एट द एंड में जो नोटिस आएगा, पैसे नहीं है आपके पास, उसमें जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। एसेट बिक सकते हैं आपके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है, स्टॉक मार्केट में रोक लग सकती है, बहुत सारे आपको जो भी हैं वहाँ पे रोक लग सकता है। ठीक है, तो वो देख लेना। सब भी यहाँ पे देख लो, आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ 1,29,000 रुपीज़, छोटा छोटा अमाउंट का भी जो है आपको यहाँ पे @ 12%, 2009 का केस है, ये पैसा पे नहीं किया हुआ है। तो जो भी है आपको ब्रोकर को तो 12% मिल रहा है अपना, क्या दिक्कत है उसको, वो चाहे तो जब भी आपको कोर्ट में ला सकता है। वो चीज़ ध्यान रखना। तो सेबी ने जो भी मार्जिन जो है खत्म किया है, कुछ भी किया है, वो आपके लिए भलाई के लिए किया है। जितना मार्जिन कम होगा उतना लॉस कम होगा आपका, उतना आप जो है नंबर ऑफ ट्रेड जो है, अगर ट्रेडिंग क्या आदि हो तो नंबर ऑफ ट्रेड जो है आगे कर सकते हो। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो होता है नहीं होता, वो तो आप वेल नोन हो।
क्या करना नहीं करना, वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट या लॉस होता है ट्रेडिंग में, तो वो तो आप वेल नोन हो। लेकिन ये इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत कंप्लेन आए थे, मैंने वीडियो बना दिया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता हो, मैं 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे चले आना। कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी लर्निंग में देखिए ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।